हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को हो जाएगा। लगभग आपके पास 30 से 35 दिन है आपके एग्ज़ाम में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप ये भी जानते होंगे कि इस बार आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। और ये जो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी ऑफलाइन पेपर हुआ था 2019 में, जुलाई में, ठीक है। 7 जुलाई को 2019 को आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था सीबीएसई के द्वारा। आज हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ऑफ़लाइन पेपर कैसे होते थे, मतलब उनकी लैंग्वेज किस तरह, मतलब उनकी लैंग्वेज क्वेश्चन की कैसी होती थी। बट आप ये मत समझना कि एज इट इज़ यही लेवल होगा क्वेश्चन का, नहीं। अब से 3-4 साल पहला है ये पेपर और अब तक कई सीटेट हो चुके हैं और आपने देखा होगा कि लेवल धीरे धीरे हर साल बढ़कर ही आता है। तो आपका क्वेश्चन का लेवल तो ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ ही होगा, बट आप ये देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आप ऑफलाइन पेपर में आते थे, ठीक है। और सीटेट के पेपर में ना ये जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 60 से 70% आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस थोड़ा लैंग्वेज को ट्विक करके पूछ लेंगे, मतलब लैंग्वेज घुमा देंगे, बट वो टॉपिक वही होगा, ठीक है। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं यह है आपका 2019 में 7 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम हुआ था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ये तो सब जानते हैं कि 2009 किसकी वकालत करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है और इतना इजी, मतलब आप पढ़ के देखोगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा तो बहुत इजी है। और इतने इजी नंबर आपको 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं सिर्फ एक टॉपिक से, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड टॉपिक हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है और सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है। 10 से 15 टॉपिक मुश्किल से ऐसे हैं जो सीटेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कभी मतलब थोड़ा उनका या ऐसे पूछ लेंगे कि आरटीई एक्ट में कितने बच्चों को मतलब शिक्षा का कितने साल से कितने साल को दी जाती है। जैसे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ना ये आरटीई एक्ट, फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये कब लागू हुआ था, कब, मतलब ये बना तो 2009 में था, बट ये इम्प्लीमेंट 2010 में हुआ था। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप ये अच्छे से पढ़ लेना, आपको ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसी एक टॉपिक से कवर हो जाएंगे सीटेट के। सीडीपी की बात कर रहे हैं हम आज सिर्फ सीडीपी का जो सेक्शन 30 क्वेश्चन रहते हैं ना आपके, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये है आप हो जाएगा हमारा, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि समावेशी शिक्षा ही आपका आंसर होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये समावेशन की बात कर रहा है। विचार बच्चों को एक नियमित विद्यालय में एक छत के नीचे जो शिक्षा देने की बात की जाती है ना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में होती है। मतलब बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी मतलब उसमें चाहे कुछ डिसेबिलिटी हो, किसी मतलब मेंटली फिज़िकली या किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो, बट आप उसको, आप ये मेहनत करोगे कि उसको सभी बच्चों के लेवल में लाएं, स्पेशल थोड़ा उसको मतलब इंटेंशन देके, बट ये नहीं कि उसे अलग कर दो। सेग्रीगेशन की बात नहीं करती इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ये इंक्लूज़न की बात करती है बच्चे के। तो यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष को नहीं, सबको, यहाँ पे सबकी बात होती है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, नहीं अनदेखी नहीं कहनी, सबका सम्मान करना है, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आया हो, ठीक है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं वह विद्यार्थियों एवं मतलब संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हाँ, यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन।
क्योंकि पॉजिटिव है। कुछ ना पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उससे भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपकी समझ आ गई ना तो आप उसको आसानी से कर जाओगे। क्योंकि आपने ये देखो क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको जो भी नेगेटिव लगे वो एक शिक्षक को मतलब ऐसा थोड़ा ही ना होना चाहिए कि विशेष संस्कृति को या समुदाय को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चे में कंपैरिजन करना है कि ये गुड, ये बेस्ट, ये बेटर, इस तरीके से सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, यानी कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब? जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना, मेमोराइज, ये नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नहीं, ये भी नेगेटिव है। सिर्फ नकल करने से कोई बच्चा, मतलब बच्चा ना एक्टिव होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो तो उसको, बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, एक्टिवली सीखे बच्चा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये नेगेटिव है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है। पूछने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जटिल होता है? तो ये है आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। ये तो अगेन नेगेटिव हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? नहीं है तो भाई ये नहीं कंठस्थी है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कंठस्थ नहीं कराना बच्चों को, रिकॉल, मेमोराइजेशन, इस पर फोकस नहीं करना। बच्चा एक्टिवली सीखे, ठीक है। हमें इस बात पे जोर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को, स्तंभ के में मतलब इसका मिलान करना है जिसकी क्वालिटी जिस भी पॉइंट से मिल रही है उसको। तो प्रतिभाशाली बच्चे में इनमें से कौन सी क्वालिटी मिलेगी? धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी। नहीं, कमी नहीं, प्रतिभाशाली है, इसमें कमी कैसे हो सकती है? मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। ये देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना मैचिंग के, इसमें आप ये नहीं कि सीरीज वाइज पढ़ोगे, फिर आपको जो भी इनमें से एक भी पता हो ना, आप सबसे पहले उसको देखिए उससे मिलता हुआ ऑप्शन कहाँ है, उससे आप जल्दी इसको मैच कर पाओगे। नहीं तो इसमें टाइम लग जाता है। वैसे ये आसान होते हैं वन वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ऊपर पढ़े उसमें या तो आपको पता है या नहीं पता। इसमें से आपको ये 4-5 ऑप्शन दे देते हैं और लगभग 1 से 2 आपको पता ही होता है। ऐसा मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि ये मुझे इजी लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। एक नहीं पता तो दूसरा पता होता है, उससे आंसर निकल आता है अपना, ठीक है। तो आप धारा प्रवाह पढ़ने में कमी किसमें होगी? जिसमें अधिगम अशक्तता होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट से मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन से। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी है ना ये, तो सेकंड का फर्स्ट आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या सेकंड का फर्स्ट कहाँ पे है। और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, बच्चा क्रिएटिव है, आसानी से विचलित होने की आदत नहीं, ये तो ADHD की क्वालिटी है कि वो आसानी से विचलित हो जाते हैं, वह मतलब फोकस नहीं कर पाते किसी भी पॉइंट पे। ये ADHD में बच्चा जो ये एक डिसऑर्डर है ADHD, ठीक है। इसमें बच्चा ना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता किसी भी पॉइंट पे। अब वो ये सोच रहा है तो अगले पल दूसरा किसी और टॉपिक के बारे में सोच रहा होगा, मतलब वो टिक के एक जगह नहीं बैठ पाता। तो ये क्वालिटी है ADHD की। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, यह होगा आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेना, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा A फर्स्ट।
प्रतिभाशाली, फर्स्ट का डी से ऑप्शन मिलाएंगे हम, और सेकंड का फर्स्ट से। अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, इसे मेनली डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका सृजनात्मकता, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है क्रिएटिव बच्चा। और अवधान कमी ADHD की क्वालिटी तो है ही है कि वो आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की गलतियाँ बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तुरंत नहीं आप कुछ कर सकते, कुछ भी धीरे धीरे ही होता है डेवलपमेंट, ठीक है। आप किसी की आदत को एकदम नहीं बदल सकते, धीरे धीरे ही बदली जा सकती हैं। बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये ऑप्शन आपने देखने की वो भी नहीं है ज़रूरत, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब बच्चे जो गलतियाँ करते हैं ना, उससे एटलीस्ट बच्चे कुछ करते तो हैं, उससे ये तो पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है इस टॉपिक के बारे में। वो एक खिड़की की तरह काम करता है कि बच्चे के अंदर आप झाँक के ये देख सको कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरह कर रहा है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। बच्चा कुछ करेगा तभी गलती भी करेगा, नहीं करेगा तो क्या सीखेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। केवल जहाँ आ जाएगा ना ये नेगेटिव है, वो ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स से भी निकाल सकते हो, जैसा केवल, ओनली, ये, बट, मतलब इस तरीके के जो होते हैं ना, मतलब आप देखते ही समझ जाओगे कि ये तो होना ही नहीं ऑप्शन। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये सही है। ये पॉजिटिव सा लग रहा ना पढ़ के भी, फर्स्ट ऑप्शन। मूल्यांकन ना एक सतत प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे कि अधिगम क्या है। तो ये एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है इसमें ना, बच्चे को एक एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बच्चा ही बच्चा है, इसमें एक्टिव होना चाहिए वो क्लासरूम में। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब बच्चा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होता है। मतलब अगर आपके टीचर का आप में विश्वास होगा तो आप कुछ भी सीखने के लिए थोड़ा पॉजिटिव महसूस करोगे, नहीं ये तो मैं कर लूँगा, मेरे टीचर भी ऐसा समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा, ऐसे होता है ना। तो ये आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, ये जो कंठस्थीकरण है ना, ये नेगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं होना आपका। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही, बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी कि बच्चे मल्टीपल वे में सोच सकें, किसी भी एक सिचुएशन के बारे में कई तरीके से उसको हल करने के बारे में सोच सकें। यही हमें इस तरह के मतलब बच्चों में स्किल डेवलप करनी है हमें। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाना है।
ठीक है। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सुपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? मतलब कि वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सुपहल प्रयास शामिल है, किसका उदाहरण है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरपर्सनल, नो, डिडक्टिव। ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता एक पर्यावरण, मतलब यहाँ पे आपका संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही होना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन सी? प्राइमरी, तो यह है आपका परिवार है। प्राइमरी में मतलब प्राथमिक में परिवार ही आता है, सेकेंडरी में स्कूल, मीडिया, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का एक प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे संज्ञान मतलब CDP में ये आपका 2 नंबर का टॉपिक है। जीन पियाजे, सिर्फ जीन पियाजे से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, और ये 3-4 ही थ्योरी हैं जिससे आपको क्वेश्चन आपको CTET में देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन इन ही 3-4 थ्योरी से आने हैं। ये नहीं कि आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ लो, जैसे मतलब काफ़ी थ्योरी हैं CDP में, सिर्फ आपको सेलेक्टेड ही पढ़नी है। 3 से 4 ये थ्योरी पढ़नी है आपको। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की एंड ब्रूनर की भी चाहो तो आप पढ़ लो, और यही हैं 4 से 5 बस आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप में नहीं। हाँ, कह सकते हैं बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, ये सही है। गुना मतलब बच्चा ना सोचता तो उतना ही है जितने बड़े सोचते हैं क्वांटिटी में, बट क्वालिटी अलग होती है। मतलब हो सकता है वो अपने खिलौने के बारे में सोच रहा हो, कहीं किसी उसका कोई खिलौना टूट गया हो उसके बारे में सोच रहा हो, और बड़ा किसी अपनी अलग से उसके करियर के बारे में कुछ भी हो सोच हो सकती है, बट क्वांटिटी दोनों की सेम होगी सोचने की, लेकिन हाँ क्वालिटी में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जेंडर समाज द्वारा निर्मित है, इसे मतलब ये समाज द्वारा निर्मित है, और अगर यहाँ पे बात होती सेक्स की तो होता है वो बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, ये समाज द्वारा निर्मित है जेंडर, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे शारीरिक, आपका शारीरिक संज्ञान, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तो फिजिकल, कोग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल। सोशल इमोशनल एक साथ ही आ जाते हैं, ये आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो यहाँ से तो सही है पूछ लिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ज़्यादातर ऐसे बनते हैं, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। नहीं को फोकस, नहीं पे आप ध्यान रखिए। अब तो ऑफलाइन पेपर होगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना जहाँ भी नहीं दिखे क्वेश्चन में। ठीक है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है।
बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार के में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नहीं, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहा किसने है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को एक नहीं, खाली स्लेट नहीं, एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाए, एक एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, सक्रिय अन्वेषक, एक्टिव एक्सप्लोरर। ये ब्लैंक स्लेट जो है ना, ये जॉन लॉक ने कहा है बच्चों को। ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि बच्चों को ब्लैंक स्लेट किसने कहा है, खाली स्लेट के रूप में किसने बताया है? तो जॉन लॉक ने बताया है, ओके। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है ना। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? प्री ऑपरेशनल से ये पियाजे ने भी दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं और फिर बच्चों की क्वालिटी बताई है कि किस उम्र का बच्चा क्या सोचता है, कौन सी क्वालिटी किस स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती है। जैसा कि सेंसरी मोटर की अगर मैं बात करूँ, उसमें मेनली तो ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है। तो 18 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चे की जो, मतलब आपकी उसकी आंखों के सामने है ना, आप उसको फिर हटा भी दो तो वो उसके माइंड में उसकी इमेज रहेगी और वो इसके लिए कोशिश करेगा उसे प्राप्त करने की, ठीक है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा 18 महीने के बच्चे में, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कह सकते हैं, डेफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी है। बच्चा मतलब ये नहीं सोच, इरिवर्सिबिलिटी होती है उसकी सोच में, थॉट में, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये 2 से 7 साल के बच्चे के होती है मेनली। सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स और 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस और प्री ऑपरेशनल में ज़्यादातर जो कमी मिलेगी ना आपको, जैसे कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है, या जो जिस तरह की भी कोई लैक होगी, कमी होगी, तो प्री ऑपरेशनल में ही आएगी, ठीक है। मेनली पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं आपकी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। और इनकी स्टेजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके पेपर में, चाहे कोई क्वालिटी पूछ ले कोई से की भी, या एज टाइम पूछ ले, इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। या सीक्वेंस में पूछ ले आपसे, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पे कौन सी स्टेज आएगी, सेकंड में कौन सी, थर्ड, इसको सीक्वेंस में लगाओ, ओके। तो आप पियाजे की थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना। पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर और कोलबर्ग, ये 5 से 6 थ्योरी हैं, यही पढ़नी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी, बट इन्हें डीप में पढ़नी है, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ चुके हम वो भी डिस्कस करेंगे, सभी थ्योरी से रिलेटेड। और आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, वे किसी भी वेबसाइट से, या CBSE ने अपनी वेबसाइट पे भी जो लास्ट ईयर हुए हैं वो पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको अच्छे से सॉल्व करके जब पेपर देने जाना, आप देखना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनमें से। काफ़ी क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ भी मिल जाएंगे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा सही है।
बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, केवल है ना, नेगेटिव है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। अच्छा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। दंडित नहीं करना बच्चे को कभी भी। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, ये अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन से आया है ये क्वेश्चन भी। शुरू में 2 क्वेश्चन आ गए थे, अब ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से है, और ये प्रगति शिक्षा में ये भी मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से आपको एक टॉपिक से मिल जाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, और बहुत ईजी टॉपिक है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, यानी कि मोटर डेवलपमेंट पूछा है हमसे। फाइन टू ग्रोस या ग्रोस टू फाइन, पढ़ के देखते हैं। चलो, प्रोक्सिमोडिस्टल या सेफेलोपोडल, ये तो विकास की दशाएं हैं। मतलब जो प्रोक्सिमोडिस्टल है सेंटर टू पेरिफेरी होता है, सेफेलोपोडल सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये 2 विकास की दशाएं हैं, और इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अलग अलग पूछ लेगा कि प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास का क्रम है वो सिर से पैर की तरफ होता है या सेंटर टू पेरिफेरी है, मतलब बीच भाग से परिधि की ओर, इस तरीके से पूछ लेगा। तो प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी और सेफेलोपोडल हेड टू टोर। ठीक है, सिर से पैर की तरफ सेफेलोपोडल विकास होता है और प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, हाँ ये ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि आप बच्चा पहले पेन पकड़ना तो नहीं सीखता, उससे पहले वो मतलब पहले ग्रोस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फाइन यानी कि छोटी, फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में होता है। पेंसिल बच्चा बाद में पकड़ना शुरू करता है, बॉल पहले पकड़ लेता है, मतलब इस तरीके से ही है ना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। वह अवधि जो द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन ऑफ अडल्ट टू अडल्टहुड इज एडोलसेंस है। ठीक है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, एडोलसेंस उनकी बुक है, उसी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पियाजे से देखो तीसरा क्वेश्चन है ये, पियाजे के अनुसार बच्चे प्रश्नात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन को उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंधों, ये भी नहीं, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? लेवाइगोस्की पूछा है यहाँ से, सेम क्वेश्चन ये मतलब ऊपर से सेम होगा और ये पूछा जाता है वाइगोस्की क्या कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं। ठीक है, पर हमसे यहाँ पे पूछा गया लेवाइगोस्की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे वाइगोस्की पूछा गया ना, तो वाइगोस्की बोलते हैं प्राइवेट स्पीचेस को। और अगर हमसे पूछा जाता कि पियाजे क्या बोलते हैं इस स्पीच को, तो पियाजे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, डी ऑप्शन, अहम केंद्रित वाक। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, या तो वाइगोस्की पूछ लेंगे या फिर पियाजे पूछ लेंगे स्टेटमेंट दे के सेम। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ये दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। इससे भी एक क्वेश्चन बनना आना ही है आपका
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव करती है उसकी उपेक्षा नहीं करनी, उन पर ध्यान देना है, नहीं देना, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट दिया है इसमें, और इन्होंने ना कुछ बच्चों को के सामने एक सिचुएशन रखी कि हिंज है और उसकी बीवी मरने वाली है, मतलब, और एक दवाई है जो उसकी जान बचा सकती है और वो सिर्फ एक ही स्टोर पे मिलेगी। तो अलग अलग एज के बच्चे इन्होंने लिए और उसमें ना ये पूछा मतलब कि उसको क्या करना चाहिए। तो बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया कि बच्चों को चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे हिंद को चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जेल जाएगा। कोई कहता है कि पहले जान है, पहले उसको चोरी करनी चाहिए, अपनी बीवी की जान बचानी चाहिए। इस तरीके से सबने अपना अपना रेस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो पकड़ा जाएगा, यानी कि, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, क्योंकि वो पनिशमेंट के तक सोच रहा है, यानी कि किसी की जान चली जाएगी, इतनी अभी बच्चे में समझ डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दिए हैं और 3 लेवल बताए हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये था आपका CDP का, आपका जो 2019 में जुलाई में पेपर हुआ था, वो हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ पाए होंगे, और जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं आप उनको 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि CBSE किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या आपसे जानना चाहता है। ठीक है, और CTET का एग्ज़ाम अब इतना मुश्किल भी नहीं रह गया है जैसा पहले था कि 14-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे और उसमें से मुश्किल से 1-1.5 लाख बच्चे ही पास हो पाते थे। बट लास्ट ईयर से उससे पहले भी बच्चे 14-15 लाख बच्चों में से 3 लाख के करीब आराम से पास हो जाते हैं, यानी कि 20% हो गया है आपका रिज़ल्ट अब। तो इतना मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो इसको आसानी से क्लियर कर दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। CTET एंड UP TET दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए हैं मेरे, और दोनों लेवल, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। ओके, और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली है। सेल्फ स्टडी से भी आप घर बैठकर आसानी से CTET पास कर सकते हो, ये नहीं आप कहीं कोचिंग लो तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे आप, क्योंकि इसमें टॉप तो करना नहीं है, सिर्फ 90% लाओ और आपका काम बन जाता है। और 90% लाना मतलब 60% लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आप सही कर जाओ तो आपका CTET क्वालिफाई समझा जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस पूरे पेपर को जो हमने आज डिस्कस किया। ऐसे ही हम जितने भी पेपर अब तक हो चुके हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के, चाहे आप EVS, हिंदी, इंग्लिश और CDP, इन सब के पेपर हम सॉल्व करेंगे। और अगर मैं आपको कोई ऐसे सलाह देना चाहूँ कि आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ आपके पास 35 ही दिन है एग्ज़ाम में, तो आप कोई प्रीवियस ईयर की ना बुक ले लो, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन जाएगा आपका। ठीक है, आप उन क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे वे, आप उनको सोल्व करो। चाहे तो आप यूथ की ले सकते हो या R गुप्ता की ले सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई सी भी आप ले लो। 1-2% क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है, बट वो तो आप पढ़कर समझ जाओगे कि ये इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरी तो यही राय है कि आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो। 35 दिन है अभी आपके पास, हर एक 5 सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन दीजिए, और ऐसे भी आप आसानी से कवर कर लोगे। इन 35 दिन में आप CTET आसानी से पास कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।